दोस्तों प्रश्न 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने वाला पहला अरब सेनापति कौन था? बताइएगा दोस्तों। 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने वाला पहला अरब का सेनापति कौन था? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन कासिम। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, जो कि पहला अरब सेनापति था। अगला प्रश्न देखेंगे। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? तो बताइएगा, मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? भारत के किस क्षेत्र पर? तो सिंध वाले क्षेत्र पर आक्रमण किया था। कौन? सिंध वाला क्षेत्र पर आक्रमण किया था, जो कि अभी पाकिस्तान में है। सिंध वाले क्षेत्र पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों 712 ईस्वी में सिंध का शासक कौन था? बताइएगा दोस्तों, सिंध का शासक कौन था? दोस्तों 712 ईस्वी में सिंध का शासक जो था राजा दाहिर था। कौन? राजा दाहिर था। सिंध का शासक कौन था? राजा दाहिर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, अरब आक्रमण के समय सिंध की राजधानी कहाँ थी? अरब आक्रमण के समय सिंध की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो सिंध की राजधानी जो था वो अरोरा था। कहाँ था दोस्तों? अरोर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अरोर सिंध का शासक राजधानी था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम ने किस शासक के शासनकाल में सिंध पहुंचा था? मोहम्मद बिन कासिम किस शासक के शासनकाल में सिंध पहुंचा था दोस्तों? तो बिल्कुल अल हज्जाज के, किसके? अल हज्जाज के शासनकाल में सिंध पहुंचा था दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न है, अरबों का भारत पर हमला आक्रमण किस वर्ष हुआ था? अरबों का भारत पर पहला आक्रमण जो है वह किस वर्ष हुआ था दोस्तों? तो बिल्कुल 712 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 712 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, अरबों के आक्रमण के बाद सिंध क्षेत्र को किस नाम से जाना जाने लगा? अरबों के आक्रमण के बाद सिंध क्षेत्र को किस नाम से जाना जाने लगा दोस्तों? तो अल सिंध के नाम से। किस नाम से? अल सिंध। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, अरबों का शासन सिंध में लगभग कितने वर्षों तक रहा? अरबों का शासन सिंध में लगभग कितने वर्षों तक रहा? तो लगभग 150 वर्षों तक रहा। कितने? 150 वर्षों तक रहा था। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, मोहम्मद बिन कासिम किस खलीफा के शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन कासिम किस खलीफा के शासनकाल में भारत आया था? तो अल वलीद के शासनकाल में। किसके? अल वलीद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु कैसे हुई थी? मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु जो हुई थी वह जेल में हुई थी। कहाँ पे? जेल में हो गई थी, जेल में। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, 8वीं सदी में दक्षिण भारत की प्रमुख शक्ति कौन थी? 8वीं सदी की दक्षिण भारत की प्रमुख शक्ति जो थी वह चालुक्य थी। कौन से? चालुक्य वंश। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना जो की थी वह दंती दुर्ग ने की थी। कौन? दंती दुर्ग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में 51 प्रश्न देखेंगे, सभी प्रश्न देखिएगा। दंती दुर्ग ने किसे हराकर राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की? दंती दुर्ग ने किसे हराकर राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की? तो चालुक्य को हराकर। किसे? चालुक्य को हराकर। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? राष्ट्रकूट वंश की राजधानी जो थी वह कहाँ थी दोस्तों? तो मन्यखेते यानी मालखेड़ में थी। ऑप्शन नंबर सी होगा।
अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, पाल वंश की स्थापना किसने की थी? पाल वंश की स्थापना जो किया था वह गोपाल ने किया था। किसने दोस्तों? गोपाल ने पाल वंश की स्थापना गोपाल ने किया था। अगला प्रश्न देखेंगे 16 नंबर, पाल वंश का संस्थापक गोपाल किस राज्य का शासक बना? पाल वंश का संस्थापक गोपाल किस राज्य का शासक बना? तो बंगाल राज्य का शासक बना। कौन से राज्य का? बंगाल राज्य का शासक बना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न क्या है? गोपाल का चुनाव जनता द्वारा किया गया था, यह किस बात का प्रतीक है? गोपाल का चुनाव जनता द्वारा किया गया था, यह किस बात का प्रतीक है? तो प्रजातंत्र का प्रतीक है। कौन से किसका है दोस्तों? प्रजातंत्र। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे 18 नंबर, पाल वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? पाल वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक धर्मपाल थे। धर्मपाल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, धर्मपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो बिल्कुल बिहार में। कहाँ पे? बिहार में था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहारों के बीच कौन सा संघर्ष प्रसिद्ध था? पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहारों के बीच कौन सा संघर्ष प्रसिद्ध था? तो बिल्कुल त्रिपक्षीय संघर्ष। कौन सा? त्रिपक्षीय संघर्ष, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे 22 नंबर, त्रिपक्षीय संघर्ष किस शहर के लिए हुआ था? त्रिपक्षीय संघर्ष जो है वह किस शहर के लिए हुआ था? तो कन्नौज शहर के लिए हुआ था। कन्नौज शहर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट था। कौन? नागभट्ट, ऑप्शन नंबर ए, नागभट्ट। अगला प्रश्न देखेंगे, नागभट्ट ने अरबों को कहाँ पर हराया था? नागभट्ट ने अरबों को कहाँ पर हराया था? तो बिल्कुल गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, गुर्जर प्रतिहार की राजधानी कहाँ है थी? गुर्जर प्रतिहार की राजधानी क्या थी दोस्तों? तो बिल्कुल कन्नौज थी। कहाँ? कन्नौज। गुर्जर प्रतिहार की राजधानी कन्नौज थी। अगला प्रश्न देखेंगे, नागभट्ट। नागभट्ट द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था? नागभट्ट द्वितीय का उत्तराधिकारी जो था मिहिर भोज था। कौन? मिहिर भोज, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे 27 नंबर, मिहिर भोज को किस उपाधि से जाना जाता था? मिहिर भोज को किस उपाधि से जाना जाता था दोस्तों? आदित्य, आदिश्वर, आदिवराह या विक्रमादित्य? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आदिवराह के नाम से। अगला प्रश्न देखेंगे 28 नंबर, पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार वंश किस शताब्दी में प्रमुख थे? पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार वंश किस शताब्दी में प्रमुख थे? 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं या 11वीं? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका 8वीं 9वीं शताब्दी में प्रसिद्ध थी। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, धर्मपाल ने अपनी राजधानी कहाँ रखी थी? धर्मपाल ने अपनी राजधानी जो रखी कहाँ पर रखी? कन्नौज, मुंगेर, पाटलिपुत्र या विक्रमपुर? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा विक्रमपुर, ऑप्शन डी, विक्रमपुर। अगला प्रश्न देखेंगे 30 नंबर, अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित था? अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश से संबंधित था? पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट या फिर चोल? कौन से वंश से था? तो वह राष्ट्रकूट वंश से था। राष्ट्रकूट वंश, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, अमोघ वर्ष प्रथम का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन था? अमोघ वर्ष प्रथम का प्रसिद्ध ग्रंथ जो है वह कविराज मार्ग, राजतरंगिणी, अर्थशास्त्र या फिर गीत गोविंद क्या था प्रसिद्ध? तो बिल्कुल कविराज।
कवि राजमार्ग था दोस्तों, कवि राजमार्ग, ऑप्शन नंबर ए कवि राजमार्ग। अगला प्रश्न देखेंगे, कवि राजमार्ग किस भाषा में लिखा गया था? कवि राजमार्ग किस भाषा में लिखा गया था? हिंदी, कन्नड़, तमिल या फिर तेलुगु? तो बिल्कुल तमिल कन्नड़ भाषा में लिखा गया था। कौन से? कन्नड़ भाषा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रकूट शासकों ने मुख्य किस धर्मों को संरक्षण दिया? राष्ट्रकूट शासकों ने मुख्य किन धर्मों को का संरक्षण दिया दोस्तों? बौद्ध जैन धर्म, हिंदू बौद्ध धर्म, केवल इस्लाम धर्म या केवल शैव धर्म? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा बौद्ध और जैन धर्म को। कौन से? बौद्ध धर्म और जैन धर्म को राष्ट्रकूट के शासकों ने मुख्यतः धर्मों को संरक्षण दिया था। अगला प्रश्न देखेंगे, मिहिर भोज किस धर्म के अनुयायी थे? मिहिर भोज तो थे वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे दोस्तों। कौन से? वैष्णव धर्म, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, पाल वंश के शासक किस धर्म के अनुयायी थे? पाल वंश के शासक जो थे वह शैव वंश, वैष्णव वंश, बौद्ध वंश या फिर जैन धर्म? कौन से धर्म के अनुयायी थे? तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। किसके? बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे 36 नंबर, पाल शासक देवपाल ने किस पर विजय प्राप्त की थी? पाल शासक देवपाल ने किस पर विजय प्राप्त की? तो बिल्कुल राष्ट्रकूट और प्रतिहार दोनों पर किए थे, दोनों पर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रमुख आचार्य कौन थे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रमुख आचार्य जो थे कौन से? शंकराचार्य, अतीश दीपंकर, नागार्जुन या आर्यभट्ट? सही जवाब जो हो जाएगा अतीश दीपंकर थे। कौन? अतीश दीपंकर, ऑप्शन नंबर बी अतीश दीपंकर। अगला प्रश्न देखेंगे, पाल काल में सबसे प्रसिद्ध बौद्ध केंद्र कौन था? पाल काल में सबसे प्रसिद्ध बौद्ध केंद्र जो था वह कौन था दोस्तों? तो बिल्कुल सभी, नालंदा, विक्रमशिला, सोमपुरी, ये सभी था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रकूट काल में कला की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? राष्ट्रकूट काल में कला की सबसे प्रसिद्ध रचना जो थी वो एलोरा की कैलाशनाथ मंदिर थी। एलोरा की कैलाशनाथ मंदिर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया था? एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर जो है वह किसने बनवाया? तो बिल्कुल कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। कौन? कृष्ण प्रथम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर किस शैली में बना है? एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर जो है वो कौन सा शैली में है? नागर शैली, वेसर शैली, मिस्र शैली या फिर द्राविड़ शैली? तो सही जवाब जो हो जाएगा द्राविड़ शैली, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा द्राविड़ शैली में है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, त्रिपक्षीय संघर्ष किस सदी में चरम पर पहुंचा था? त्रिपक्षीय संघर्ष जो था वो किस सदी में चरम पर पहुंचा था दोस्तों? तो बिल्कुल 9वीं शताब्दी में। कौन सी? 9वीं सदी, ऑप्शन नंबर बी 9वीं सदी में। अगला प्रश्न देखेंगे, 8वीं सदी के प्रसिद्ध शंकराचार्य कहाँ के थे? 8वीं सदी के प्रसिद्ध शंकराचार्य जो थे वो कहाँ के थे? तो बिल्कुल केरल के कालररी के थे, कालररी के थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, केरल के। अगला प्रश्न देखेंगे, शंकराचार्य ने किस दर्शन का प्रचार किया? शंकराचार्य ने किस दर्शन का प्रचार किया? तो बिल्कुल अद्वैत वेदांत का। किसका? अद्वैत वेदांत, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, शंकराचार्य ने कितने मठ स्थापित किए थे? शंकराचार्य ने कितने मठ स्थापित किए थे? तो बिल्कुल 4 मठ, ऑप्शन नंबर बी 4 मठ के साथ सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, शंकराचार्य ने शारदा पीठ कहाँ स्थापित किया? शंकराचार्य ने शारदा पीठ कहाँ स्थापित किया? तो बिल्कुल कश्मीर में। कहाँ पे? कश्मीर, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, शंकराचार्य के 4 मठों में से दक्षिण भारत में कौन सा मठ है? शंकराचार्य के टोटल 4 मठ हैं। 4 मठ में दक्षिण भारत में कौन सा मठ है?
तो श्रृंगेरी मठ, कौन सी? श्रृंगेरी मठ, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे, शंकराचार्य के समय भारत में कौन सा धर्म सबसे अधिक प्रचलित था? शंकराचार्य के समय भारत में कौन सा धर्म सबसे अधिक प्रचलित था? तो शैव एवं वैष्णव धर्म। कौन सा? शैव एवं वैष्णव धर्म जो था वो काफ़ी प्रचलित था। अगला प्रश्न देखेंगे, 8वीं सदी में भारत के सबसे प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र कौन सा था? 8वीं सदी में भारत के सबसे प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र जो था वह नालंदा था। कौन सा? नालंदा था, नालंदा विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है 812 ईस्वी के आसपास राष्ट्रकूट साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक था? 812 ईस्वी के आसपास राष्ट्रकूट साम्राज्य का विस्तार जो था वह गंगा के से कावेरी तक था। कहाँ से? गंगा से कावेरी तक था, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, 812 ईस्वी में तक भारत में कौन कौन से 3 वंश प्रमुख थे? 812 ईस्वी तक भारत में कौन कौन से 3 वंश प्रमुख थे दोस्तों? तो पाल वंश, राष्ट्रकूट और प्रतिहार, ये तीनों जो थे वह प्रसिद्ध थे, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा सही जवाब। तो आज की इस वीडियो में 700 ईस्वी से 800 ईस्वी तक के टॉप 51 जीके क्वेश्चन को देखे हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में 800 से लेकर के 900 ईस्वी यानी पूरे 100 वर्षों के महत्वपूर्ण 51 प्रश्न को लेकर। जय हिंद, जय भारत।